बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अस्मा जमशीद एंड वेलकम बैक टू स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी कोशिश है कि हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, कुछ ऐसी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करें जिससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अपग्रेड हो सके, आपकी फैमिली का लेवल अपग्रेड हो सके, आपके जो फेस है उसके ऊपर एक स्माइल आ सके। सो दिस इज़ ऑल वी नीड। तो हमारी इस नशिस्त में यही कोशिश है कि हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जहाँ पर आप सब लोग जाना चाहते हैं या वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं, वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं या वहाँ जाकर किसी भी तरह से अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, तो हम उसमें आपकी मदद करें। तो हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को लेते हैं, उनके कल्चर का, लाइफस्टाइल का, पाकिस्तान से वहाँ जाने का तरीका, उनकी स्कॉलरशिप्स, हर चीज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप किस किस तरीके से आप वहाँ जा सकते हैं, आप कौन कौन सा वीज़ा ले सकते हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि हम जो हैं वो किसी ना किसी तरह एक स्माइल या एक मुस्कुराहट का ज़रिया बन सकें। सो हमने एक प्रोग्राम किया पुर्तगाल के ऊपर। हमने पुर्तगाल का वहाँ रहने का तरीका, वहाँ जाने का तरीका, वहाँ की करेंसी, स्कॉलरशिप्स, लाइफस्टाइल, सब कुछ आपके साथ शेयर किया। तो ये उसी प्रोग्राम की एक दूसरी कड़ी है जिसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वहाँ जाने का ईजीएस्ट वे बताऊँ, कुछ वीज़ाज़ बताऊँ आपको, गोल्डन वीज़ा कैसे ले सकते हैं आप, वहाँ पर के कुछ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का बताऊँ, कुछ लॉ एसोसिएट्स का बताऊँ। साथ ही साथ मेरी कोशिश ये है कि आपको एक ईज़ियर वे मिल सके वहाँ जाने का। सो बेसिकली एक शेंगन जोन का कंट्री है, एक खूबसूरत सा मुल्क है जहाँ पे हिस्टोरिकल कल्चरल लैंडस्केप्स मौजूद हैं, वाइब्रेंट कम्युनिटीज़ हैं। उसके साथ साथ वहाँ आप जाने के आसान तरीके क्या हैं। तो ये वीडियो जो है इट्स ऑल अबाउट द वीज़ाज़ कि आप वहाँ पर किस किस तरह से जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान जो है एक यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है, तो ये कुछ वेज़ जो हैं वो ओपन करती है पाकिस्तानियों के लिए कि आप किस तरह से वहाँ जाकर काम कर सकते हैं और वहाँ जाकर रह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कुछ वीज़ाज़ टाइप डिस्कस कर लेती हूँ कि वहाँ जाने के बेसिक आपके पास टाइप्स क्या हैं, आप कौन कौन सा वीज़ा ले सकते हैं वहाँ जाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द शेंगन वीज़ा। ये एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है, 90 डेज़ के लिए आपको मिलता है पुर्तगाल जाने के लिए या किसी भी शेंगन एरिया की कोई भी स्टेट में जाने के लिए। बट स्पेसिफिकली वी आर डिस्कसिंग पुर्तगाल है, तो आप एक शेंगन वीज़ा ले सकते हैं या आप नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं। सो ये दो टाइप्स के वीज़ाज़ हैं जो कि आप ले सकते हैं। इन दोनों वीज़ाज़ के ऊपर आप टूरिज़म के लिए जा सकते हैं, किसी फैमिली या फ्रेंड को विज़िट करने के लिए जा सकते हैं, बिज़नेस पर्पसेस के लिए जा सकते हैं, मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं, या प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये वीज़ाज़ जो हैं वो इन तमाम कामों के लिए यूज़ हो सकते हैं। अब जो शेंगन वीज़ा है हमारे पास, ये एक 90 डेज़ का वीज़ा होता है जिसमें आप सिर्फ 90 डेज़ के टूर के लिए ही जाते हैं पुर्तगाल में या किसी भी शेंगन स्टेट में। जहाँ मैं कह रही हूँ कि आप किसी और भी स्टेट में जा सकते हैं, तो वो स्टेट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि आप कौन कौन सी स्टेट्स में जा सकते हैं। उसमें आप ऑस्ट्रिया में जा सकते हैं, बेल्जियम है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लताविया, उसके बाद माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इस तरह की और भी कंट्रीज़ हैं। और कुछ माइक्रो स्टेट्स हैं जिनका सिर्फ बॉर्डर अटैच होता है यूरोप में, वो हैं मोनाको, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर आप टेक्निकली जो शेंगन जोन का पार्ट नहीं है, लेकिन बॉर्डर शेयर करने की वजह से एक एक्सेस जो है वो आपको मिल जाती है विद द शेंगन वीज़ा। तो इफ़ यू आर वांट टू अप्लाई फॉर दिस शॉर्ट स्टे वीज़ा ऑफ पुर्तगाल और एनी शेंगन स्टेट, तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें आपको कंप्लीटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, कि जो वीज़ा फॉर्म होता है वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या पुर्तगीज़ लैंग्वेज में हो,
ठीक है। और अगर आपकी जो एज है, किसी भी आपके साथ अगर कोई माइनर जा रहा है तो उसके लिए जो है एक सेपरेट फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना होता है। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ की स्टैंडर्ड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि 6 मंथ के दरमियान में खिंचाई गई हो। पाकिस्तान आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, दैट इज़ CNIC। फिर आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन की डिटेल्स होनी चाहिए। कंफर्म्ड अकोमोडेशन की बुकिंग होनी चाहिए आपके पास, उन 90 डेज़ में आपने कहाँ रहना है। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। फाइनेंशियल मीन्स का प्रूफ होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितनी है वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपके पास 6 मंथ्स के अंदर की होनी चाहिए। फिर आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए, कोई भी पुराना वीज़ा जो आपको ग्रांट किया गया हो उसकी तमाम तर कॉपीज़ होनी चाहिए। अब वीज़ा की फ़ीस कितनी है, दैट इज़ जो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए जमा करानी होती है, दैट इज़ 38 यूरोज़, विच इज़ बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 12,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और उसके बाद जब आपका वीज़ा की फ़ीस जो है वो प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद आपने जो पुर्तगीज़ अथॉरिटी को फ़ीस पे करनी होती है पर एप्लीकेंट, जो कि 12 साल से ज़्यादा के हों, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24,280 PKR। और जो माइनर्स हैं उनकी वीज़ा की जो फ़ीस होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12,640 रुपीज़, दैट इज़ इन PKR। अब आपने ये डॉक्यूमेंट जमा कर लिया, आपने वीज़ा फ़ीस जमा कर ली। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अब अप्लाई आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप ईमेल कर दें एम्बेसी को कि आपने जाना है पुर्तगाल या आपको शेंगन वीज़ा चाहिए, या उसका दूसरा तरीका यही है कि आप अपने वीज़ा कंसल्टेंट के साथ ये सब कुछ डिस्कस करें और वो आपके लिए एक वीज़ा अप्लाई कर दे। वीज़ा कंसल्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, या इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, डोंट टेक डिस्टर्ब ऑन इट और डोंट पैनिक, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी आप अपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं और आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उस अपॉइंटमेंट पे आपने वहाँ पर जाना होता है और अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होता है। आपका एक इंटरव्यू होता है जिसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है। अब आप सिर्फ 90 डेज़ के लिए शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के जहन में सवाल आता है कि क्या ये वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। उसके लिए सर्टन और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि आप किसी भी ऐसे मसले में फंस गए हैं जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, विच इंक्लूड्स नेशनल डिज़ास्टर्स या ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं कुछ, या फोर्स मेजोरे इश्यूज़। फोर्स मेजोरे इश्यूज़ तो वर्ल्ड वाइड जो हैं वो आप सब जानते हैं कि उस पर आपको एक्सटेंशन जो है वो मिल जाती हैं। तो फोर्स मेजोरे इश्यूज़ जितने भी हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, उसके ऊपर आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। अगर आपने लेनी है तो वो डायरेक्टली जो है वो बॉर्डर्स ऑफिस पे अप्लाई करेगा, उस कंट्री में रहते हुए अप्लाई करेगा और अपनी एम्बेसी के थ्रू उसकी एक्सटेंशन को प्रोसेस कर देगा। तो ये है आपका शेंगन वीज़ा कि आपने वहाँ पर कैसे जाना है और आपने उसकी जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए हो सकती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे वीज़ाज़ हैं इसी डोमेन में जो आते हैं। उसमें आपका स्टडी, रिसर्च या इंटर्नशिप वीज़ा होता है। उसके बाद मेडिकल पर्पस वीज़ा होता है। मेडिकल पर्पस वीज़ा में दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं, या तो आपने ख़ुद मेडिकल केयर लेने जाना है या आपने किसी को अकम्पनी करना है वहाँ पे जो कि वहाँ पर बीमार है या कोई भी मेडिकल केयर ले रहा है। या फिर आपका एमेच्योर स्पोर्ट्स वीज़ा होता है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप जो है वो कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें या उसको फैसिलिटेट कर सकें। फिर होता है फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यूनाइट हो सकें, उनके साथ रह सकें जो कि ऑलरेडी रह रहे हैं पुर्तगाल के अंदर। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं बताऊंगी आपको कि बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है आपको। तो फॉर शेंगन वीज़ा जो आपको प्रूफ चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट का, वो ये है कि आपके पास ईच डे पे स्पेंड करने के लिए 40 यूरोज़ हों। उस हिसाब से आपने अपने डेज़ के अकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करानी होती है। कुछ केसेस में दैट इज़ 40 यूरोज़ एंड कुछ केसेस में इट इज़ 75 यूरोज़। तो वो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप अपनी टाइप वहाँ पर बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाता है कि आपने बैंक स्टेटमेंट कितनी शो करनी है। तो एटलीस्ट 40 यूरोज़ हर दिन पे स्पेंड करने के लिए हों आपके पास, और मैक्सिमम ऑफ 75 यूरोज़। तो इस रेंज में
आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो दिस वॉज अबाउट द शेंगन वीज़ा। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल वीज़ा के ऊपर। अब नेशनल वीज़ास उन लोगों के लिए होते हैं जो कि वहाँ 90 डेज से ज़्यादा के लिए रहना चाहते हैं। अब इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है टेम्परेरी स्टे वीज़ा, एक है रेजिडेंस वीज़ा। अब टेम्परेरी स्टे वीज़ा में क्या होता है कि ये वीज़ा है आपने जो अप टू 1 ईयर या इससे ज़्यादा के लिए आपने अप्लाई करना है। टेम्परेरी स्टे वीज़ा में आपके जो भी पर्पसेस हैं उसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पसेस आ जाते हैं। आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ रहना है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा हो, या आपने एज वर्कर वहाँ पर जाना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना है, या काम करने के लिए जाना है, या आपने कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए जाना है, आपने किसी हाईली क्वालिफाइड एक्टिविटी के लिए जाना है विच इंक्लूड्स योर साइंटिफिक रिसर्च, योर एकेडमिक टीचिंग्स, या आपने एमेच्योर स्टडी स्पोर्ट्स के लिए जाना है, या आपने किसी स्टडी प्रोग्राम के लिए जाना है जिसमें जो एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज के प्रोग्राम्स हैं, अनपेड और वॉलंटरी प्रोफेशनल इंटर्नशिप्स हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा की हैं, और उसके अलावा आपने किसी भी किस्म के सीजनल वर्क के लिए जाना है। तो इट इंक्लूड्स योर वर्क, योर स्टडीज़, आपकी फैमिली रियूनिफिकेशन, आपके मेडिकल पर्पसेस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये कुछ पर्पसेस होते हैं फॉर टेम्परेरी स्टे वीज़ा। अगर आप रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। उसमें आपने सबऑर्डिनेट वर्क एक्टिविटी के लिए जाना हो सकता है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए, स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए, साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए जिसका ताल्लुक जो है वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम से हो, फिर या आपने जो भी आपका रेजिडेंस वीज़ा है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जाना है, यू आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर, तो कोई भी काम ऐसा है जिसके लिए आपको वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा के लिए जाना है, तो यू विल गो फॉर नेशनल वीज़ाज़। अब नेशनल वीज़ाज़ की क्या जो फ़ीस है वो ये है कि वो जो आपने देनी होती है रेजिडेंस वीज़ा के लिए और टेम्परेरी वीज़ा के लिए। जो रेजिडेंस वीज़ा की फ़ीस है दैट इज़ 90 यूरोज़, और जो टेम्परेरी स्टे वीज़ा की फ़ीस है वो है 75 यूरोज़। तो यही प्रोसेस है सारा। आपने थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी में। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ पहले शेयर किए वही आपने चीज़ें जो है वो शेयर करनी होती है विद द प्रूफ कि आपको वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का काम है। तो ये कुछ वीज़ाज़ हैं जो आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं, तो मैं यही 2 चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ पर आप जॉब्स कौन कौन सी कर सकते हैं और बिज़नेस कौन कौन सा कर सकते हैं। जॉब्स की बात करूँ मैं आपके साथ, तो कुछ हाई डिमांडिंग जॉब्स जो हैं उसमें वेब डेवलपर्स की जॉब है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जॉब है, फिर कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स चाहिए होते हैं जो कि कॉल सेंटर्स में भी चाहिए होते हैं, और उसके अलावा भी कंपनीज़ को चाहिए होते हैं अपने ऑफिसेज़ के लिए। फिर टीम सुपरवाइजर्स की ज़रूरत है, ऑनलाइन गेमिंग, स्पोर्ट, रियल इस्टेट एजेंट्स, फिर हमारे पास जो इंटरप्रेटर्स या ट्रांसलेटर्स होते हैं, अकाउंटेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड मोबाइल टेस्ट इंजीनियर्स। इसके अलावा जो बहुत की अच्छी चीज़ है वो ये है कि कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन, एप्पल, ऊबर, जो कि वहाँ पर काम करते हैं, और उनको भी जो कि मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इट इज़ वेरी गुड कि आपको पुर्तगीज़ आती हो और इंग्लिश आपको आती हो, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो जॉब्स हैं वो ऑफ़र हो जाती हैं। अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है? कोई भी आपके हिसाब से जो भी आपको जॉब लगती है उसमें आपने अप्लाई करने का तरीका ये है कि एक वेबसाइट है बी पुर्तगाल, BEBPORTUGAL, बी पुर्तगाल। इस वेबसाइट पे जाएं, आपको मुख्तलिफ़ जॉब्स जो हैं वो मिलेंगी और उनमें अप्लाई करने का तरीका भी मिलेगा। तो कोई भी जॉब विच बेस्ट सूट्स योर करियर, योर स्टडीज़, आप वहाँ पर जाकर उसमें अप्लाई करें और फिर आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। अब आपने अगर आपने वहाँ जाकर बिज़नेस करना है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप बिज़नेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बिज़नेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और कौन कौन से बिज़नेसेस जो हैं वो वहाँ पर स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो एज़ फॉरेनर जब आप पुर्तगाल जाते हैं तो आपने एज़ एंटरप्रेन्योर भी काम कर सकते हैं, एज़ इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं। एक ओपन एनवायरनमेंट है वहाँ पर कि आप वहाँ पर कोई बिज़नेस सेटअप भी कर सकते हैं और एक रनिंग बिज़नेस का पार्ट भी हो सकते हैं वया इन्वेस्टमेंट।
तो अगर आपने एज फॉरेनर वहाँ पर बिजनेस शुरू करना है तो उसके कुछ एसेंशियल स्टेप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी बिजनेस की टाइप को चूज़ करना है कि आप कौन सी टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ बिजनेस सोलो बिजनेसेस हैं, कुछ पार्टनरशिप्स हैं, कुछ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं, कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। ये चारों टाइप्स में आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ, आपको शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसेंशियल स्टेप्स क्या हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आपने अपनी बिजनेस टाइप को चूज़ करना है। दूसरा स्टेप हो गया कि आपने अपना बिजनेस नेम चूज़ करना है। फिर आपको एक फिस्कल नंबर मिलता है, आपने वो लेना है। फिर आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट ओपन करने की डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना है, आपने लाइसेंस और परमिट लेना है, आपने सोशल सिक्योरिटी के लिए रजिस्टर करना है, आपने अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन करानी है और फिर आपने जो हायरिंग करनी है एम्प्लॉयज़ की, उसका प्रोसेस शुरू होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं। अब आपने बिजनेस टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं आपके पास। सबसे पहला तो ये कि आपके पास एक सोलो बिजनेस ओपन करने का चांस है। इसमें ये होता है कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसमें आप पर्सनली हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तमाम बिजनेस लायबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर एक ऑप्शन है आपके पास पार्टनरशिप्स की। अब पार्टनरशिप जो है वो इन्वॉल्व करती है कुछ शेयर और प्रॉफिट एंड लॉसेस को, जिसमें आपके मुख्तलिफ पार्टनर्स होते हैं। अब ये होता है कि वो जो पार्टनर्स होते हैं वो तमाम तर बिजनेस डेब्ट्स और लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये एक पॉपुलर सी चॉइस है जो कि स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस जो हैं वो ऑप्ट करते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो दी जाती है स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, या जो कि आपके जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। फिर एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये एक कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लार्जर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होती है। ये जो जितने भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कवर करने के लिए इस कंपनी के थ्रू आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराते हैं। अब आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर कैसे कराना है, उसमें आपके पास कंपनी डीड होनी चाहिए, कुछ आर्टिकल्स होने चाहिए एसोसिएशन के, यानी कि आपके जो भी इंटरनल रूल्स होंगे, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होगा, आपके शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट होंगे, वो सारा कुछ होना चाहिए। आपके पास प्रूफ ऑफ फिस्कल आइडेंटिफिकेशन। अब फिस्कल आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये एक बेसिकली NIF नंबर होता है जो कि आपको पुर्तगीज टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी से लेना होता है। फिर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। पुर्तगाल के अंदर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस बैंक अकाउंट की हो। शेयर होल्डर्स की IDs और उनके टैक्स नंबर होने चाहिए। डिक्लेरेशन होनी चाहिए एक्सेप्टेंस ऑफिस के थ्रू। लाइसेंस एंड परमिट होना चाहिए जो कि कोई भी इंडस्ट्री जो है उसके लिए ज़रूरी है। अब आप जब रेजिडेंस होते हैं शेंगन एरिया के अंदर, जो कि आप रेजिडेंस परमिट के थ्रू ले सकते हैं। रेजिडेंस परमिट कैसे लेना है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलता है। आप परमानेंट रेजिडेंस होने के साथ साथ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। विद ऑल दिस बिजनेस स्टार्टअप्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस के लिए। तो उसमें ये होता है कि आपको थर्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है दैट इज़ ऑफ पुर्तगाल वो दिया जाता है, और इस पासपोर्ट के थ्रू आप ऑलमोस्ट 126 एरियाज़ के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं आपको पुर्तगाल परमानेंट रेजिडेंसी के थ्रू बात करूं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, लातविया, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन। और अगर आपने पुर्तगीज सिटीजनशिप हासिल कर लिया तो देयर आर 188 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आप वीज़ा फ्री भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो वीज़ा ऑन अराइवल भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पर बिज़नेस सेटअप करके, वहाँ पर रहकर, वहाँ की रेजिडेंसी लेके आप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। एक और बहुत कैची चीज़ है अबाउट पुर्तगाल इज़ पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा।
पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जहन में कि ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके थ्रू हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा का जो प्रोग्राम है ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पुर्तगाल के अंदर परमानेंट रेजिडेंस हो सकते हैं और आप वहाँ की सिटीज़नशिप ले सकते हैं सिर्फ 5 साल के अंदर। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कैसे कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपने इसके अंदर ऑलमोस्ट 2,50,000 यूरोज़ की, जो कि सबसे कम थ्रेशोल्ड है यूरोप के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट का। तो ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आपने करनी ही होती है फॉर दिस वीज़ा। उसके बाद आप जो हैं वो सिर्फ आपको साल में 7 डेज़ जो है वो रहना होता है पुर्तगाल के अंदर, और आपने अपने आप को एलिजिबल प्रूव करना होता है कि आप जो हैं वो पुर्तगीज सिटीज़नशिप लेने के एलिजिबल हैं। तो ये एक क्विकेस्ट वे है वे इन्वेस्टमेंट अगर आप पुर्तगाल के अंदर रहना चाहते हैं, दैट इज़ गोल्डन वीज़ा। और फिर यकीनन आप पूरी 188 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये वीज़ा फ्री ट्रैवल की एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है। फिर आपके पास लिविंग, वर्किंग एंड स्टडिंग इन पुर्तगाल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप गोल्डन वीज़ा लेके पुर्तगाल के अंदर कभी भी रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। फिर आप फैमिली रीयूनिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं वहाँ पर। आपके जो चिल्ड्रन हैं अंडर द एज ऑफ 18 उनको लेके जा सकते हैं। वो पेरेंट्स जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको आप लेके जा सकते हैं। ये कोई भी चिल्ड्रन जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप उसको भी लेके जा सकते हैं। आपको सिटीजनशिप मिलती है, आपको पासपोर्ट मिलता है वहाँ का, जिसमें आपने फिर आपके पास ये होता है कि आपको कुछ टैक्स पेमेंट के अंदर भी रिलैक्सेशन मिलती है। अब आपने अगर आपने इसके थ्रू यानी गोल्डन वीज़ा के थ्रू सिटीजनशिप लेनी है तो उसमें आपका कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स पेमेंट ना हो, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लियर हो और आपके को बेसिक लैंग्वेज टेस्ट जो है वो आपने क्लियर किया हो, तो आप गोल्डन वीज़ा के थ्रू सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ गोल्डन वीज़ा। अब आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो एज है वो इट शुड बी मोर देन 18। फिर ओन योर कैपिटल। ओन योर कैपिटल मीन्स कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपने किसी से बोरो ना की हो, वो आपकी अपनी कमाई हुई पैसे होने चाहिए। यू कैन टेक अ लोन, लेकिन आप उसको बोरो नहीं कर सकते, मतलब आप किसी से उधार नहीं ले सकते। आप लोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसको भी इतना इनकरेज नहीं किया जाता। सो ओन योर कैपिटल। फिर आपकी नेशनैलिटी किसी ऐसी कंट्री की होनी चाहिए जो कि यूरोपियन यूनियन की कंट्री ना हो। सो येस यू कैन अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड को आप टच करते हो विच इज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज़ 2,50,000 यूरोज़। फिर आपके पास एक मिनिमम स्टे की रिक्वायरमेंट हो कि आप जो हैं वो रह सकते हो जितना टाइम पुर्तगाल में रहना है आपको 5 इयर्स के अंदर उसको आप मीट करते हो। फिर आप इन्वेस्टमेंट को मेंटेन कर सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। फिर आपके पास NIF नंबर होना चाहिए। NIF नंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पुर्तगीज़ अथॉरिटीज़ की तरफ से इशू होता है। अगर आपको कोई भी मसला है NIF नंबर लेने में तो आप जो है वो टोटल लॉ के थ्रू ले सकते हैं। उसका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, दैट इज़ 0333937 ये एक नंबर है जिसके थ्रू आप NIF नंबर को अप्लाई करते हैं। आई रिपीट 033305937 या आप टोटल लॉ की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस सारे काम में यू नीड अ बैंक अकाउंट ऑफ पुर्तगीज़। तो पुर्तगीज़ बैंक अकाउंट के लिए आपको यही NIF नंबर चाहिए होता है, गवर्नमेंट इशूज़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट विच इज़ योर पासपोर्ट। फिर आपको पास पुर्तगीज़ फ़ोन नंबर होना चाहिए, एविडेंस ऑफ इनकम स्लिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लिप चीज़ कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, और पाकिस्तानी एड्रेस। अगेन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तान का एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ चीज़ें थी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने अगर पाकिस्तान से जाना है तो आपने कैसे जाना है।
तो कौन कौन सा वीज़ाज़ ले सकते हैं आप, तो कोई भी बेस्ट सूटेड वीज़ा जो भी आपके लिए हो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, कुछ लॉ कंसल्टेंसी शेयर कर देती हूँ। उसमें अगर आप जाना चाहते हैं पुर्तगाल तो कुछ जो कंसल्टेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ लॉ एसोसिएट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज़ इमिग्रेशन लॉ कंसल्टेंसी। इनका नंबर आप नोट कर लीजिए 77-186-78186। आई रिपीट 77-186-78186। फिर कुछ हैं हाईब्रो लॉ एसोसिएट्स, ये लाहौर में इनका ऑफिस है, दैट इज़ 57 कमर्शियल एरिया, कैवलरी ग्राउंड, लाहौर, कैंट। इनका नंबर भी आप नोट कर लीजिए 0423660066। फिर OS ट्रैवल एंड टूर्स हैं, ये इस्लामाबाद में ये ऑपरेट करते हैं, तो इनका नंबर है 0512120701। I repeat 0512120701। एंड देन ग्लोबल वीज़ा कंसल्टेंट्स जिनका ऑफिस है ऑफिस नंबर 210, सेकंड फ्लोर, लैंडमार्क प्लाजा, जेल रोड, लाहौर। तो ये कुछ एसोसिएट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो जा सकते हैं। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ पुर्तगाल, जिसमें हमने कोशिश की है कि हर तरह की इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें कि आप किस तरह से उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ जाकर रह सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी होगी आपके लिए और आपने इससे बहुत कुछ लर्न किया होगा। सो कोई भी कंट्री जहां आप जाना चाहते हैं या आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वी विल एड्रेस दैट क्वेरी और हम उस कंट्री के ऊपर भी काम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त।